साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि देश के तमाम सहारा पीड़ितों की नज़र 10 दिसंबर को ईडी कोर्ट कोलकाता के ऊपर लगी हुई थी कि क्या होगा, क्योंकि सहारा इंडिया में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले ओपी श्रीवास्तव गिरफ्त में हैं और उनकी जमानत याचिका पर उस दिन बहस होनी थी। हम लोग भी उस दिन कोर्ट रूम में गए और जो परिस्थिति देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य और बेचैनी भी हुआ कि जिस ओपी श्रीवास्तव को सहारा इंडिया के एजेंट और जमाकर्ता देखा करते थे बुलंद आवाज़ में अपनी बातों को रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आपका पैसा सुरक्षित है, मैं हूं ना, कन्वर्जन का भूत भगा देंगे इत्यादि बातें कहा करते थे। और उस दिन जो हम लोग कोर्ट रूम में देखे, जो ऑन स्क्रीन पर आए हुए थे, किस तरह से वो अपने पूरे बदन को हिला रहे थे, अपने सर को हिला रहे थे और ये साबित करने पर लगे हुए थे कि हम बहुत बीमार हैं, हमसे अब कोई भुगतान की बात मत करो। मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ कि ज़्यादा नहीं, करीब 15-20 दिन पहले जब ईडी ने उनको अपने गिरफ्त में लिया था, उस दिन का भी वीडियो वायरल हुआ था। वो खुद पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे थे उस वीडियो में और चल करके सलाखों के पीछे वो गए हैं। पूरा कहीं से देखने में नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं या अपंग हैं या अपाहिज हैं। लेकिन 20 दिन 15 दिन के बाद जब ईडी कोर्ट में जब हम लोगों ने उनको देखा स्क्रीन पर, तो बड़ा मन बेचैन हो गया कि आखिर ये आदमी नाटक कर रहा या वास्तव में बीमार है। एनीवे, मैं इसके ऊपर ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे जो लगा वो बता रहा हूँ। अब मैं इसको लिंक करता हूँ सुब्रत राय से। सुब्रत राय भी अंतिम बार लोगों के सामने आए थे कोरोना पीरियड में और कहे थे कि सितंबर 2021 तक भुगतान कर दूंगा, और फिर उनका वीडियो बाहर नहीं आया, न कोई उनको देखा। और अचानक एक बार खबर आई कि उनका ब्रेन ट्यूमर हो गया है। खैर, हो सकता है इंसान है। और फिर पता चला कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया है और एक दिन अचानक खबर आई कि उनकी मौत भी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि जब भुगतान लेने की बात इनका था, जब पैसा बाजार से लेने के बाद था, तो कभी हम लोग को एहसास तक नहीं हुआ कि ये लोग बीमार हैं, मरे जा रहे हैं, ये कभी भी मर सकते हैं। सब लोग इनके ऊपर आशा और विश्वास बनाए रखे हुए था और इनको दिल खोल करके पैसा दिया। जो ये बात कहे कि इस कंपनी से उस कंपनी में कर दो, उस कंपनी से उस कंपनी में कर दो, बैलेट लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब लोग अंधा विश्वास करके इनकी बातों पर काम कर रहे थे। और जब पैसा देने की बारी आई तो किसी को ब्रेन ट्यूमर से मौत हो जा रहा है, तो किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है और कोई अपाहिज बन के कलकत्ता जेल में पड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हम लोगों का भुगतान का जिम्मेवारी अब कौन लेगा? गुलाम जो सहारा इंडिया गुलामी आज भी कर रहे हैं, उनसे जानना चाहिए लोगों को कि बताओ कि अब हमारा भुगतान का जिम्मेवारी कौन लेगा। नंबर 1 सुब्रत राय नरक में, ओपी श्रीवास्तव जेल में, अपने आप को घोषित कर दिया कि हम कैंसर पेशेंट हैं, अपाहिज हैं। मैडम सपना राय का पता नहीं, सहारा छोड़ करके वो कहाँ चली गई है। सहारा इंडिया के अधिकारी उनको अपने गिरफ्त में लिए हुए हैं, किडनैप किए हुए हैं कि वो विदेश भाग गई कि कहाँ रह रही है, किसी को पता नहीं है। पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, उनके ऊपर वारंट इतना सारा जारी है। उनको दोनों बेटे जो नालायक हैं, कुपुत्र सुब्रत राय के, वो दोनों विदेश में छुपे हुए हैं। जयव्रत राय किडनी फेल होकर विदेश में इलाज करवा रहे हैं। डीके श्रीवास्तव का जुबान नहीं खुल रहा है। आखिर कौन लेगा आपकी भुगतान की जिम्मेवारी? ये बड़ा सोचनीय विषय आपके सामने खड़ा है। हम लोग इनके पीछे भाग रहे थे पैसे के लिए, पैसे मिल नहीं रहा था। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ ये लोग सुनवाई में आना नहीं चाहते, सुनवाई से भाग जाना चाहते। अलग अलग कोर्टों में हम लोग केस करते हैं तो ये एजेंटों को ही दोषी बना दे रहे हैं कि हमने एजेंट को कहा ही नहीं था कि पैसे ले आओ। ये लोग अपनी इच्छा से लेकर के आए थे, भुगतान की जिम्मेवारी एजेंटों की है। अब हम लोग
ऐसा चक्रव्यूह में फंसे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि भुगतान आखिर किससे मांगा जाए। भारत सरकार के माथे पर अगर हम जाते हैं तो भारत सरकार को पैसा हमने दिया नहीं था। भारत सरकार जो भी सहारा रिफंड पोर्टल बना करके हम लोग को सहयोग कर रहा, उसके लिए उनको थैंक यू बोले या उनका क्रिटिसाइज करे, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो भी पोर्टल आधा अधूरा है। वो 50,000 रुपया करके दे रहे हैं, 10-20 हज़ार रुपया करके दे रहे हैं। बड़े डिपॉजिटर को क्या होगा, MIS वाले को क्या होगा, डेथ क्लेम का क्या होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके ऊपर हम लोगों ने आईए लगाया पिनाक मोहंती केस में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ज़्यादा मकड़ जाल में हम लोग फंसे हुए हैं और इस मकड़ जाल से कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए चिंता खाई जा रही है। इनके जो संपत्ति है उसमें जब हम लोग हाथ डाल रहे हैं, जो 88 प्रॉपर्टी बेचने के लिए लगाए हुए हैं, एक उम्मीद जगी थी कि शायद ये प्रॉपर्टी बिकेगा तो उससे पैसा मिलेगा। लेकिन वो 88 प्रॉपर्टी में भी बहुत सारा प्रॉपर्टी विवादास्पद है, जो पहले से ही बिका हुआ, उसको दोबारा बेचने के लिए वो चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अडानी वाला डील भी ये हो पाएगा, क्योंकि ये लोग जो भी संपत्ति थी, बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास आ चुके हैं कि जो सेबी में जमीन रखा गया था उसको भी ये लोग बेच दिए और उसका पैसा कहाँ खपा दिए कुछ पता नहीं चल रहा है। तो स्थिति बहुत ही गंभीर और क्रिटिकल है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो 3 साल के संघर्ष में मैंने देखा, जो जाना कि आखिर भुगतान होगा कैसे, तो हम लोगों को बड़ा विचित्र तरह का माहौल लग रहा है। अब एक ही उपाय बचता है हमारे समझ से, बाकी आप लोग ज़्यादा जानकार हैं। गुलाम तो रात दिन 12 साल से लगातार आपको बहला ही रहे हैं कि ऐसे हो, इस रास्ते से हो जाएगा तो उस रास्ते से हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम इनकी जितनी भी संपत्तियां बची हुई है, या सहारा इंडिया के जितने भी अधिकारी थे, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है जो सहारा के पैसों से बनी हुई है, जब तक उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि देश के लोगों को संपूर्ण भुगतान हो पाएगा। क्योंकि पोर्टल से जो भुगतान हो रहा है वो सहारा से भी अकाउंट में जो रखे हुए पैसे हैं उसी से हो रहा है। उससे कितना भुगतान होगा? लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान पेंडिंग है। उससे कितना निकल पाएगा? अभी मान लीजिए कि वाहवाही सरकार लूट रही है, 5,000 करोड़ रुपया लेकर के 2 बार आपको दे दिया, बाकी हो सकता है कि फिर पूरा पैसा दे देगा। लेकिन क्या उतना पैसा से आपका संपूर्ण भुगतान हो पाएगा? भारत सरकार इसकी संपत्तियों को जब्त नहीं कर पा रही है, इनके अधिकारियों की संपत्ति जब्त नहीं कर पा रही है, तो पैसा आखिर आएगा कहाँ से? ये सोचने की बात है। हम लोग लड़ रहे हैं तो लोग हम लोग को ही गालियां दे रहे हैं। हम लोग इनके संपत्ति बेचवाने की बात कर रहे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे हैं। हम लोग कोर्ट कचहरी में मुकदमा कर रहे हैं, लोग साथ नहीं आ रहे हैं। सड़क पर उतर रहे हैं, साथ नहीं आ रहे हैं। आखिर किया क्या जाए? हम लोग अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तालाब में उतर गए हैं तो कहीं ना कहीं किनारा जरूर लगेगा। तालाब क्या है, तो समुंदर में अब लग रहा है कि उतर गए हैं, तो कहीं ना कहीं किनारा मुझे लगता है कि मिलेगा जरूर। आप तमाम साथियों से मेरा गुजारिश यही है कि लोग भरोसा बनाए रखें। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें साथ दें, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि इन मकड़जाल से निकलना इतना आसान होगा। लेकिन हम लोग कोशिश पूरा कर रहे हैं कि इनके संपत्तियों को जब्त कराया जाए। इसीलिए हम लोगों ने संपत्ति पर FIR, संपत्ति पर क्रिमिनल रीट वगैरह डाले हैं। इनकी अधिकारियों का पर्सनल प्रॉपर्टी सीज करवाने के लिए भी हम लोग का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ये लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप सब साथ नहीं देंगे तो जितना संभव है हम लोग तो लड़ेंगे, लेकिन बाद में दोषी किसी को मत दीजिएगा कि हम लोग साथ नहीं दिए, उन गुलामों के चक्कर में रख करके पूरा मामला को ही खराब कर लिए। ये मैं आज की अपनी मनोदशा, मन की बात आप सबके बीच में रख रहा हूँ। समझ सके तो समझ लें और ना समझे तो हम लोग तो अपना लड़ाई लड़ ही रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।